गीले हाथ से इलेक्ट्रिक बोर्ड को हाथ नहीं लगाना है, ये हमको बचपन से सिखाया गया और ये बात हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा बैठ गई ना कि आज भी हमको गीले हाथ से स्विच बोर्ड को हाथ लगाने में डर लगता है। लेकिन जैसे ही हमने साइंस पढ़ना चालू किया, साइंस को समझना चालू किया, तो वहां बोला गया वाटर इज अ बैड कंडक्टर। तो फिर बचपन सही है या साइंस गलत, इसी को समझेंगे हम आज के टॉपिक में। देखो, हम जो वाटर यूज करते हैं उसमें क्योंकि सॉल्ट डिजोल्व होते हैं और सॉल्ट वाटर ही हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो हम वही वाटर यूज करते हैं घर में। और उसमें जो सॉल्ट होते हैं ना, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं और वो जब आयंस में कन्वर्ट हुए, मतलब आयंस मतलब उनके ऊपर चार्ज आ गया और वाटर ने उनको क्या किया, एक मीडियम दिया, एक पाथवे दिया, तो आयन उसमें मूव करने लगे। मतलब आयन और मूव कर रहे हैं। और हम पढ़ते हैं करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो यहाँ चार्ज भी आ गया और फ्लो भी होने लगा। मतलब वही सॉल्ट अगर हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो आयन है उनके पास, लेकिन उनके पास एक पाथवे नहीं है चलने का, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर। मतलब मैं अगर नमक ले लूं सॉलिड स्टेट में और उसमें एक सेटअप लगाऊं, आयरन नेल लगाऊं, बैटरी लगाऊं और बल्ब लगाऊं, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसी पानी को मैं उसी नमक को मैं पानी में डाल दूं और उसका सोल्यूशन बना दूं और वो सेटअप फिर से लगाऊं, तो अब वो बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब वो जो नमक है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। मतलब हम उसको बोलेंगे लिक्विड कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा ही कुछ होता है जो पानी हमारे पास है, उसमें क्योंकि सॉल्ट डिजोल्व रहते ही हैं और वो सॉल्ट आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं और इसलिए वो वाटर कैसा है, गुड कंडक्टर। इसलिए हमें बोला जाता है कि हम स्विच बोर्ड को हाथ ना लगाएं गीले हाथों से। अब हम बात करते हैं साइंस की। देखो, क्योंकि सॉल्ट उसमें डिजोल्व है, इसका मतलब अगर हम उसमें से सॉल्ट हटा दें, और सॉल्ट हटाए भी जाते हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें जहां पे हम दवाइयां बनाते हैं जिसमें हम जिस कंपोजिशन को पर्टिकुलर सिरप फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो सिरप फॉर्म का मतलब लिक्विड फॉर्म, तो वहां हम कौन सा लिक्विड यूज करते हैं, दैट इज वाटर, जिसके अंदर कोई भी आयन नहीं होना चाहिए। अब वो आयन हटाने के बाद जो वाटर बचा, दैट इज कॉल्ड प्योर वाटर हैविंग नो सॉल्ट एट ऑल। ऑल्दो वो पीने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए हम उसको केवल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं ताकि वो केमिकल कुछ किसी से रिएक्शन ना करे, कोई भी सॉल्ट, तो हमारे जो सिरप बने, जो दवाइयां बने, वो उसी कंपोजिशन में पहुंचे। तो वो जो वाटर होता है ना, उसको अगर हम कंडक्ट करवाएं इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब ऐसे पानी में हाथ डालकर अगर हम स्विच बोर्ड को छुए तो हमको शायद करंट नहीं लगेगी। तो इसका मतलब बचपन भी सही है और साइंस भी गलत नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं, जब हमसे पूछा जाता है, बचपन से हमने साइंस जब से पढ़ा और पूछा गया कि व्हाट इज कंडक्टर, तो हमने बोला द सब्सटेंस दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। और हमसे एग्जाम्पल जब भी पूछा जाता है तो हम आंसर में मेटल करते हैं। लेकिन बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक मेटल, जो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर गुड कंडक्टर। मेटल की सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसलिए वो मूव करने लगते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। लेकिन अब अगर हम बात करें तो आज हमने देखा कि सोल्यूशन स्टेट में भी जो उसमें सॉल्ट रहते हैं वो आयन में कन्वर्ट होते हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसमें भी अगर मैं बैटरी सेटअप लगाऊं और बल्ब ग्लो करवाऊं तो होगा। मतलब लिक्विड कंडक्टर है ये। और इस तरीके से हमारे पास कंडक्टर दो हो गए, एक मेटेलिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। यहां पूछा जाए कॉज क्या है कंडक्शन का, तो हम आंसर करेंगे इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पूछा जाए तो आयंस। ठीक, अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं जिसमें हम लिक्विड स्टेट में ही करंट पास करवाएंगे, तो वहां हम देखेंगे कि हमको इलेक्ट्रोड्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड के थ्रू ही वो क्या करेगा, करंट पास करने देगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड भी दो तरीके के हैं, एक को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरे को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट जनरली प्लैटिनम और ग्रेफाइट के फॉर्म में यूज होते हैं। जो भी सोल्यूशन उठाओगे तुम, कॉपर सल्फेट उठाओ, जिंक सल्फेट उठाओ, सिल्वर नाइट्रेट उठाओ, उसमें अगर तुम प्लैटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डालते हो तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग रिएक्शन कुछ भी पार्टिसिपेट कहीं पर भी नहीं करते हैं। मतलब ड्यूरिंग द होल प्रोसेस दे रिमेन इनएक्टिव, इनर्ट। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव इलेक्ट्रोड की, तो जैसा सोल्यूशन हमने उठाया है, सच एज कॉपर सल्फेट उठाया है और उसमें तुमने मेटल भी कॉपर के ही यूज किए हैं, जिंक सल्फेट उठाया है, मेटल भी जिंक का ही डाला है, तब वो कहलाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक, अब देखो, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा सेटअप देख लिया कि हमारे पास एक लिक्विड होगा, ये लिक्विड होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और उसमें करंट देंगे तो वो वहां पे सप्लाई करने लगेगा। अब करंट तो जा रही है, करंट फ्लो भी हो रही है। हमको ये देखना है कि मेटल में तो क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसके अंदर और कोई चेंज नहीं आ रहा होता है।
लेकिन अगर हम बात करें सोल्यूशन स्टेट की, तो उसमें जब हम करंट पास कर रहे होते हैं तो आयंस मूव कर तो रहे हैं, साइमल्टेनियसली वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, वहां साइमल्टेनियसली केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आने से उसमें एक ऐसी रिएक्शन होने लगी जिसमें आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों मानी जाती है, क्योंकि अपने आप नहीं हो रही, कब होते हुए दिखी, जब हमने उसमें करंट पास की। तो हम इसको बोल सकते हैं डेफिनेशन वाइज, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना चाहें तो ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रोलिसिस की, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप तो नहीं हो रही थी पर अब वो होने लगी जस्ट पासिंग द करंट। ठीक, अब देखो अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो ऑब्वियस से फिर वो आयन जाकर वहां डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। तो एक कैथोड पे प्रोडक्ट मिलते हैं और एक हमको एनोड पे मिलते हैं। अब कैथोड पे कौन जाते हैं, जो खुद कैसे होते हैं पॉजिटिव, मतलब केट आयन, और केटायन जाते हैं कैथोड की तरफ, इसीलिए कैथोड का नाम ही कैथोड है क्योंकि केटायन जा रहे हैं। लेकिन कैथोड का चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव को, इसलिए यहाँ पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। और अगर हम एनोड की बात करें तो इसकी तरफ एनायन जाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इसमें हमेशा मेटल जाएंगे, हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ क्लोरीन और ऑक्सीजन जाएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कैटायन कैसे मूव करते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, मैं देखो कैटायन की स्पेलिंग कैसे लिख रही हूँ बच्चे, ताकि तुमको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कैट आयन, मतलब कैटायन कैसा है, पॉजिटिव। अब जाता किधर है वो, कैथोड की तरफ, मतलब कैथोड अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, लेकिन खुद कैसा होगा, नेगेटिव। हमको ये जानना है ये जाकर वहां करते क्या है। तो तुमको याद रखना है ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये वहां जाकर डिस्चार्ज होते हैं, आयन जाकर डिस्चार्ज होते हैं, मतलब अपने अपने चार्ज को वहां पे छोड़ देते हैं। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें किसी कैटायन को मैं ले लूं, यहाँ पर जैसे मैंने सोडियम प्लस लिया, ये कैथोड के पास गया, तो वहां से क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो उससे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद बन जाएगा Na और वहां डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से हम बोलते हैं सोडियम मेटल मिल गई हमको कैथोड के ऊपर। अब अगर सपोज करो एन आयन है, मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन लिया तो अब ये एनोड के पास जाएगा, एनोड खुद पॉजिटिव है, तो वहां जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और क्लोरीन एटम बन जाएगा। और क्योंकि क्लोरीन की एटमिसिटी 2 है, इसलिए 2 क्लोरीन मिलकर वहां क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। इस तरीके से हमको कैथोड एनोड पर प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाते हैं व्हेन एवर करंट पासेस थ्रू द सोल्यूशन। मतलब वो सिर्फ करंट पास नहीं कर रहा होता है, वहां पे वो क्या कर रहा होता है, आयंस को डिपॉजिट भी कर रहा होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जब हम इसमें करंट तो पास कर रहे हैं और हमको आयंस वहां पे डिपॉजिट होते भी दिख रहे हैं, तो हमको कौन सी करंट यूज करनी चाहिए। हमारे पास 2 करंट होती है, एक होती है एसी करंट और एक होती है डीसी करंट। डीसी को हम जनरली एक स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट पास हो रही होती है, जबकि एसी को हम इस तरीके से अप एंड डाउन शो करते हैं, क्योंकि वो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो देखो अब इनमें से हमारे लिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सी करंट अच्छी है, तो अगर हम वहां डीसी पास करते हैं तो आयन डिपॉजिट होंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। जैसे यहाँ देखो डिपॉजिशन दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन गैस रिलीज दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें एसी की, तो एसी हम बोलते ही उस करंट को है जो कि हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद अपनी डायरेक्शन बदल देगी। मतलब कैटायन गए नहीं कैथोड की तरफ कि तुरंत करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, तो जो कैथोड था अब वो एनोड बन जाएगा, तो वहां से उन आयंस को फिर से हटना पड़ेगा। इस तरीके से आयन वहां डिपॉजिट नहीं होंगे, सिर्फ वो इस तरीके से मूव होते ही रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि एसी करंट हमारे लिए इलेक्ट्रोलिसिस में यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है जब हम करंट की कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज या कंडक्टिंग सेल। लेकिन फिलहाल क्योंकि बात इलेक्ट्रोलिसिस की हो रही है, तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस में केवल कौन सी करंट, दैट इज डीसी करंट इज यूजफुल टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अगर एसी पास करेंगे तो वहां प्रोडक्ट ऑब्टेन हमको बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब देखो ये प्रोडक्ट जब हमको कैथोड एनोड पे मिल गए, तो हम ये चेक करेंगे कि ये अगर उनकी स्टेट, जैसे देखो यहाँ मॉल्टन NaCl लिखा है, यहाँ एक्वस NaCl लिखा है, तो ऐसा क्या होता है कि मॉल्टन और एक्वस में हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। मॉल्टन का मतलब क्या हुआ, मैंने नमक उठाया और उसको हीट किया और वो अपने लिक्विड स्टेट में आ गया, तो वो पिघला हुआ NaCl मतलब मॉल्टन, मतलब उसमें Na और Cl के अलावा कोई भी आयन नहीं है। तो अंडरस्टूड है, जब हम करंट पास करेंगे, कौन सा करंट, डीसी करंट, तो वहां पर क्या होगा, जो सोडियम है
वो कैथोड की तरफ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन गैस कलेक्टेड ओवर एनोड। तो मॉल्टन NaCl के हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, देखो कैथोड पे हमको सोडियम मेटल मिलेगा, ये कैथोड है, इस पे हमको सोडियम मेटल मिलेगा ये, जबकि एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस एट एनोड, और कैथोड पे मिलेगा सोडियम मेटल। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे एक्वस NaCl की, तो एक्वस का मतलब हुआ तुमने नमक को किसमें डाला है, पानी में। इसका मतलब अब वहां सिर्फ NaCl स्प्लिट नहीं हो रहा है करंट के कारण, वहां वाटर भी स्प्लिट हो रहा है। तो जब वाटर स्प्लिट होगा और हमको दो आयन मिलेंगे, मतलब जब तुम ब्रेक कर रहे हो तो देखो यहाँ पर तुमको क्या हो रहा है, सोडियम भी मिल रहा है, ये सोडियम है, ये सोडियम, और हाइड्रोजन भी मिल रहा है। मतलब मैं रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो NaCl ब्रेक हो रहा है तो तुमको मिल रहा है Na+ और Cl-। अब अगर मैं वाटर को ब्रेक करूं क्योंकि एक्वस है तो ये दे रहा है H+ और OH-। अब देखो क्योंकि दो केटायन है हमारे पास और दो केटायन लेकिन इलेक्ट्रोड तो एक ही है, तो इनमें से कौन जाएगा, उसके लिए मैं तुमको 10th क्लास की एक रिएक्टिविटी सीरीज बोलूंगी जो तुमने याद भी की होगी, अपने तरीके से निमोनिक से याद की होगी। तो बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट मुझे निमोनिक्स तुमको एग्जैक्टली याद करवाने की जरूरत नहीं होगी, तुमने किसी न किसी तरीके से याद की होगी, नहीं तो एक निमोनिक्स लिखा हुआ है जिसको हम वर्टिकली ऐसा सीरीज लिखते हैं, अभी ये हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है। तो जैसे जैसे मैं पोटेशियम से गोल्ड तक जा रही हूँ तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है, साथ ही साथ इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम हो रहा है। अभी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, तुम ये देख रहे हो ना, जो Na+ है वो जाएगा तो इसके इसके अपने चार्ज को इसको छोड़ना है, तो इस चार्ज को जब ये छोड़ रहा होता है तो उस समय जो इसको एक पोटेंशियल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। तो जिसको जितने कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो जाकर जल्दी डिपॉजिट होगा। अब देखो बात हो रही है सोडियम और हाइड्रोजन की, तो अगर हम सीरीज की बात करें तो एज रिएक्टिविटी डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस। मतलब सोडियम और हाइड्रोजन में मुझे कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन। मतलब अगर कोई बोले तुमको ना सोडियम मेटल कलेक्ट करना है तो तुम केवल मॉल्टन NaCl उठाना, अगर तुम एक्वस NaCl उठाते हो तो वहां तुमको एज अ प्रोडक्ट कैथोड पर क्या मिलने लगेगा, हाइड्रोजन गैस। मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी, सोडियम मेटल कलेक्ट नहीं होगा। ठीक, चलो अब ये तो हुई बात केटायन की कि हमको केटायन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसे अगर तुमको कोई बोले कि तुमने क्या किया है, एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, तो एक्वस का मतलब अब मैग्नीशियम तो डिपॉजिट, मैग्नीशियम ब्रेक होगा एक Mg2+ के फॉर्म में, और एक एक्वस बोला इसलिए साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन भी आएगा। तो अब तुम देख रहे हो इनमें से फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, हाइड्रोजन का। मतलब अगर मैं एक्वस MgCl2 लेती हूँ, एक्वस MgCl2 लो, MgSO4 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल हम केटायन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा एक्वस है अगर तो हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ लेकिन अगर मैं इसको मॉल्टन लेती हूँ तो मॉल्टन स्टेट में इसका प्रोडक्ट जो होगा वो मैग्नीशियम होगा। इससे तुमको एक बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन के पहले जितने भी एलिमेंट है अगर हम उनका एक्वस फॉर्म लेते हैं तो वो मेटल कलेक्ट नहीं होगी, केवल हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। इसका मतलब जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल है दे मस्ट कलेक्टेड ओनली बाय पासिंग करंट थ्रू देयर मॉल्टन सोल्यूशन, नॉट बाय एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पर नहीं तो हाइड्रोजन मिलने लगेगा हमको एज अ प्रोडक्ट। देखो ये तो बात हुई केटायन की। अब हमारे पास दो एनायन भी आएंगे क्योंकि एक्वस है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था एक्वस NaCl, देखो लिखा था एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl में तुमने देखा कि NaCl ब्रेक हो रहा है तो Na तो मिला, साथ में Cl भी मिला। अब क्योंकि वाटर ब्रेक हो रहा है तो वाटर ब्रेक होगा तो ये H+ और ये OH-। अब देखो केटायन की हम बात कर चुके हैं ना कि केटायन तुमको किससे चेक करना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए रिएक्टिविटी सीरीज से। अब लेकिन दो एनायन आ जाएंगे तो तुम क्या करोगे, तो जब दो एनायन आ जाएंगे ना बच्चे तो तुम एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ मैं तुमको, स्नॉक्स याद कर लो क्योंकि यही जनरली एनायन हमको मिलते हैं। तो S फॉर सल्फेट, N फॉर नाइट्रेट, O फॉर हाइड्रोक्साइड और X फॉर जो कि जैसे हमको हेलोजन क्लोरीन, तो यहाँ क्योंकि क्लोरीन तो मैं क्लोरीन ले लेती हूँ और इनके लिए मैंने साइन बनाया ये, मतलब ये इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मतलब अब अगर मेरे पास OH और क्लोरीन है तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन ही मिलेगा। मतलब एनोड का प्रोडक्ट जो है, चाहे तुम मॉल्टन ले लो, तुम मॉल्टन NaCl लेते हो तो देखो वहां तो ऑप्शन है ही नहीं, NaCl अगर मॉल्टन है तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस है वहां क्लोरीन ही मिलेगा एनोड पे। लेकिन अगर मैं एक्वस लेती हूँ बेटा तो एक्वस NaCl लेने पर भी मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl2। तो कभी कभी ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो व्हेन करंट पासेस थ्रू आइदर मॉल्टन NaCl और एक्वस NaCl देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ एनोड। ठीक है, मतलब क्लोरीन ही पास होगा। अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे मिले, तो दो चीजें देखी हमने, एक या तो उसकी स्टेट मॉल्टन होनी चाहिए या एक्वस। अब ऐसा नहीं कि उनकी स्टेट, हमको नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी देखना पड़ेगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और एक पैसिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड।
तो तुमको ध्यान रखना है ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई कि कैटायन एनायन तुमको चेक करना पड़ेगा, वो कौन से इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में चेक करना पड़ेगा, इनर्ट। लेकिन अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हुआ तो तुमको एक्टिव का मतलब ये कि वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। तो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या होगा कि वो मेटल, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट में कॉपर डाला है, तो क्या होगा तुम लोग ऐसे याद कर लो, कैट रेड कलर की है, दैट इज रेड कैट याद कर लो। और नहीं तो याद कर लो तुम लोग एन ऑक्स, एक ऑक्स है एक ऑक्स, तो एक को हम लोग एन बोलते हैं एन ऑक्स, तो एन ऑक्स या रेड कैट याद कर लो। इससे तुमको याद रहेगा कि एक्टिव इलेक्ट्रोड में रिडक्शन करवाना है कैथोड पे और एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है उसी मेटल का जिसको तुमने उसमें डिप किया। मतलब अगर मैंने बोला कॉपर सल्फेट लिया है मैंने बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो तुमको करना क्या है, मैं एनोड लिखने जा रही हूँ बेटा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कॉपर है ये डिपॉजिट करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे मैंने बोला रिडक्शन करेगा, तो कैथोड रिडक्शन करेगा मतलब ये Cu2 प्लस आयन से निकलकर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बनेगा, Cu मेटल बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कॉपर ले लूंगी ना कॉपर सल्फेट में, तो एनोड की जो मेटल है वो धीरे 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 डिप्लीट होने लगेगी और कैथोड पर डिपोजिशन होने लगेगा। और इस फिनोमेना को हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। पर फिलहाल तुम ये याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नॉट ओनली अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट होने पर तुमको कैटायन एनायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो सेम मेटल का तुमको क्या करवाना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे उसका रिडक्शन। तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ लिखा है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अब इनर्ट है देखो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉपर तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है बेटा, तो हाइड्रोजन नहीं आ पाएगा, अब कॉपर आ जाएगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए कॉपर आ गया। अब बात एनायन की हो रही है और यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि सल्फेट है और कौन है, OH है। तो सल्फेट और OH में क्या करोगे, OH को ब्रेक करेंगे क्योंकि OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तब वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो OH कैसे ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है इसको हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जब OH की रिएक्शन आएगी ना तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम लिखोगे 4OH माइनस गिव्स 2H2O और ये O2 का प्रोडक्ट, मतलब ये हम प्रोडक्ट मानते हैं एनोड का, और साथ में इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होना चाहिए, और रिडक्शन का मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन होना चाहिए यहाँ पे, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रोड करेगा। मतलब एनायन ये गए हुए एनोड पर बेटा, ये एनोड की रिएक्शन है ना, एनोड की रिएक्शन है क्योंकि एनायन है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है मैंने बताया, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने एन ऑक्स करके याद करवाया ना, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ये एनोड पर गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हमको बताना पड़ेगा ऑक्सीजन गैस। अब यही चीज अगर तुमको देखो बोला जाए कि यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, अब देखो ये कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना तो तुमको रिएक्शन क्या लिखनी है, देखो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एनोड पे लॉस करेगा तो ये, इसलिए आंसर क्या करेंगे अगर प्रोडक्ट कोई पूछे तो हम लिखेंगे कैथोड पे कॉपर गेट डिपॉजिटेड व्हाइल एनोड जो है धीरे 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 क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा क्योंकि वो आयन बन के सोल्यूशन स्टेट में चला जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पर जो है हम देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको तुम चाहो तो खुद से सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं कि नहीं। और ये सेम क्वेश्चन ना बेटा इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं, मतलब वो वर्ड्स में दिए रहेंगे, तो तुम चाहो तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या टेलीग्राम में क्लास 12 क्रेडेंशियल क्लासेस के नाम से जो चैनल है उसमें भी तुमको ये वर्कशीट्स मिल जाएंगी। और जो मैंने जितना अभी पढ़ाया ये उसका पूरा समरी पेज है, मतलब जितना हमने अभी तक समझाना ही उसका समरी पेज है। ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 1। तो मुझे जरूर कमेंट करोगे बच्चे अगर तुमको ये क्लियर हुआ, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम स्टोइकियोमेट्री समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने अमाउंट में और कितनी चार्ज पास करने पर वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है।